आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हिंदी में इसको कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक उपभोक्ता जब एक साथ कई वस्तुओं का उपभोग करता है तो वो अपनी आय को किस प्रकार खर्च करे ताकि उसकी संतुष्टि अधिक से अधिक हो जाए। तो इस नियम की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिभाषा की। इस नियम के अनुसार अर्थात सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं में एक समान हो जाए। अर्थात विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार खर्च करता है कि अंतिम रुपये वो अंतिम रुपया जो खर्च करता है उसकी सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के बराबर हो जाए। तो अब बात आती है कि अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को हम किस प्रकार मापते हैं या किस प्रकार उसका आकलन करते हैं। तो आपने सिंगल कमोडिटी मॉडल इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का माप हमने किया था इस तरीके से, उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत का अनुपात। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता को अगर हम उस वस्तु की कीमत से विभाजित कर देते हैं तो हमारे पास अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अर्थात यूँ कहें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आ जाती है। इस तरीके से हम इसका माप कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि जो नियम दो वस्तुओं पर लागू होगा वो अनेक वस्तुओं पर भी लागू होगा। तो हम यहाँ केवल दो वस्तुएं लेके चलेंगे। एक हमारे पास वस्तु है x और एक वस्तु हमारे पास है y। तो इन दोनों ही वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का और उनकी कीमतों का अनुपात उपभोक्ता एक समान करके चलता है या समान करके इक्वलाइज करके चलता है। इसलिए कई बार इसको अनुपातिकता के नियम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो अनुपात है सीमांत उपयोगिता का और कीमतों का अनुपात, इसलिए इसको कई बार अनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन में होगा। यहाँ हम बात करते हैं दो वस्तुओं की। तो उपभोक्ता की वही मान्यता है, विवेकशील हमने उसको मान लिया है। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु हमारे पास है x और एक वस्तु हमारे पास है y। बाज़ार के अंदर वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए प्राइस ऑफ x हमारे पास है इज इक्वल टू 3 रुपीज़ और प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू है 4 रुपीज़ 4 और ये भी ₹4, 3 और 4। तो दो वस्तुओं की क्वांटिटी हमने परचेज करनी है, ये बाज़ार में कीमत दी गई है। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उपभोक्ता की आय, जिसको हम दिखा देते हैं M के द्वारा। मनी, टोटल मनी उसके पास है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास ये 24 रुपीज़। तो ये चीज़ें हमारे को दी गई हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसको एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे प्राइसेस अलग अलग, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इन्हीं को एज्यूम करोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किस प्रकार से व्यवहार करेगा वो। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए सीमांत उपयोगिता। x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। उपयोगिताओं के बारे में हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 18, 15, 12 और ये होगी हमारे पास 9 और ये कर लेते हैं हम इसको 6। यहाँ पर हम वस्तु की मात्रा लेंगे इधर से x की और साथ के साथ y की, क्वांटिटी ऑफ y, क्वांटिटी ऑफ x और क्वांटिटी ऑफ y। ये फर्स्ट
ये हमारे पास सेकंड, और ये हो गई थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 यूनिट ले ले, आगे चाहे तो आप आगे तक निकाल सकते हैं इसको। और ये मान लीजिए कि हमारे पास है 20, उसके बाद इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको 8 और इसको मान लेते हैं 4। तो ये कंज्यूमर ने अपनी सीमांत उपयोगिताओं का इस तरीके से आकलन किया हुआ है। अब इस नियम के अनुसार हमने इस कंडीशन को फॉलो करना है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो जाए। ये इस नियम की आधुनिक व्याख्या है। जो मार्शल ने जो एक्चुअल में व्याख्या की थी वो ये की थी कि एक उपभोक्ता सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को एक समान करता है, अर्थात इस तरीके से। ये कंडीशन उस परिस्थिति में लागू होती है जब दोनों ही वस्तुओं की कीमत एक समान हो। जब वस्तुओं की कीमत हम अलग अलग लेते हैं तो फिर ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं होती, इसमें दिक्कत आ जाती है। तो हम इस नियम की आधुनिक व्याख्या करेंगे। तो चलिए, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए ये वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि भारित सीमांत उपयोगिता। तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। इसकी प्राइस कितनी है? 3 रुपीज़। एक्स की कीमत कितनी है? 3 रुपीज़। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, इनकी प्राइसेस से डिवाइड कर देते हैं। वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 4 रुपये। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, ऐसे इस तरह से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स। तो क्या आएगा हमारे पास? ये यहाँ लिख लीजिए इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ऊपर से लिख लीजिए इसको, बाई में पी एक्स। क्या है फर्स्ट यूनिट के लिए हमारे पास? क्या है ये? 6। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और थर्ड के लिए आ गया आपके पास ये 4, और 4 के लिए आ गया आपके पास ये 3, और 5 के लिए आ गया आपके पास ये 2। इसी तरह से जब आपने वाई सीमांत उपयोगिता को इसकी कीमत से डिवाइड किया इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू 5। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। ये हो गया आपके पास वस्तुओं की कीमतों का और उसकी सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात। अब क्योंकि इससे हमने कुछ नहीं करना, अब हमारा इसका काम होता है यहाँ से समाप्त। तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हो गया आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की है, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए बात करते हैं अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। हमारे पास क्या है? इनकम है, दोनों ही वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं। देखिए, उपभोक्ता अपनी आय से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर सकते, हम अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करते। तो हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता ने ये सारी इनकम इन दोनों ही वस्तुओं के ऊपर खर्च करनी है। तो बजट कैसे बनाएंगे? इसका बजट कैसे बनाएंगे? ये हो गया आपके पास टोटल मनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया मनी आपके पास इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई। इस वस्तु की कीमत होगी हमारे पास, ये 3 रुपीज़ दी गई है, ये होगी इसकी क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ये हो गया आपके पास इसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी। टोटल इनकम हमारे पास है 24। तो ये हो जाएगी आपके पास बजट की इक्वेशन। ठीक है,
चलिए, अब सबसे पहले खर्च कहाँ करेगा कंज्यूमर? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात है वो इसके ऊपर है, 6 रुपीज़। तो सबसे पहला जो रुपया खर्च करेगा वो इसके ऊपर खर्च करेगा। अब जब इस एक्स वस्तु के ऊपर खर्च करता है वो वाई के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करता, तो हमारा बजट कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं प्राइस ऑफ वाई, और ये हो गया आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ये क्वांटिटी ऑफ वाई, क्योंकि बागी, और ये हो जाएगा आपके पास टोटल मनी, जो आपका एक्सपेंडिचर लिखेंगे अब हम इसको, ये किसके बराबर है? टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो देखिए, जब आपने इसकी कीमत कितनी है? 3, हमने क्वांटिटी कितना परचेज किया? 1, और इसका आपने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो प्राइस 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर हुआ अभी तक 3 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे कंज्यूमर का क्या है कि देखिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपकी होगी, अगर वो इसको खरीदता है तो 5 और इसको खरीदेगा तो भी 5, तो ये हो गया आपके पास 5 और 5। क्या किया कंज्यूमर ने? 3 रुपीज़ एक्स की कीमत है, 2 इकाइयाँ इसने इसकी खरीदी हैं, प्लस 4 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और 1 क्वांटिटी इसकी इसने परचेज किया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपके पास? ये 6 हो गया, और ये हो गया आपके पास 4, ये हो जाएगा आपके पास 10 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी 3 इकाइयाँ और इसकी 2 इकाइयाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, इसकी आपके पास इकाइयाँ कितनी हैं भाई? 3 ही हैं, 3, और ये इसकी वाई की कीमत होगी, और ये हो गया वाई की क्वांटिटी। तो टोटल खर्च आपका कितना हुआ? 8, और ये 9, ये हो गया 17। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। ये और ये, यानी कि x की 4 इकाइयाँ आपके पास, ये 3 × 4, और y की कितनी परचेज की है इसने यहाँ पे? 3, और प्राइस कितनी है? 3 × ये, टोटल हो जाएगा हमारे पास 24। देखिए, ये इसकी प्राइस है एक्स वस्तु की, ये एक्स वस्तु की क्वांटिटी होगी हमारे पास, ये वाई वस्तु की क्या है? वाई वस्तु की हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं, और इसकी सीमांत उपयोगिता का अनुपात जो है ना वो भी 3 है। तो चलिए बाद में करते हैं इसकी बात हम। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपके पास 24, जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात इक्वल। देखिए, इस पे भी इक्वल है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, यानी कि कंज्यूमर जब इस सेट के ऊपर है, इस पे तो इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि एक्स के ये जो अनुपात है ये ज़्यादा है, वाई का हमने परचेज नहीं किया। दूसरे सेट के ऊपर आइए आप, यहाँ पे एक्स की 2 क्वांटिटी है हमारे पास और वाई की 1 है, तो सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात कितना है? 5 और 5। एक तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ चुका है, लेकिन शर्त क्या है कि हमारा जो बजट है वो 24 रुपीज़ है। अगर आपका बजट 10 रुपीज़ के इक्वल है तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा इसके ऊपर, यानी कि एक्स की 2 क्वांटिटी और वाई की 1, और आपका बजट अगर 17 रुपीज़ है तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा एक्स की क्वांटिटी 3 और वाई की क्वांटिटी 2, और आपका बजट अगर 24 रुपीज़ है, जैसा कि हमने इसमें लिया हुआ है पहले से ही अज्यूम हमने कर लिया है, तो एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 3 इकाइयों को परचेज करता है, जहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो ये यानी कि एक्स की कितनी परचेज की इसने 4 और वाई की कितना किया इसने 3, तो ये 3 और ये भी 3। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना आ जाएगा हमारे पास? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUX/PX = MUY/PY कितना हो गया? ये हुआ ना भाई 3, ये तो ये हो जाएगा आपके पास कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी = 3। कब? जब आपके पास टोटल इनकम दी गई हो ₹24 और प्राइस आपको दी गई हो PX =
3 और प्राइस ऑफ y दिया गया हो इज इक्वल टू 4। अगर आपका बजट चेंज होता है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी आपकी चेंज हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो रही इसकी संतुलन की बात। अब हम बात करते हैं इसका संतुलन ग्राफिकल कैसे दिखाएं। तो ग्राफिकल दिखाने के लिए हमने सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है एक तरफ और दूसरी तरफ आपने बनाना है इसका ग्राफ। तो चलिए बनाइए ज़रा ग्राफ को। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ x और यहाँ पर लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय में प्राइस ऑफ x। और यहाँ बना लेते हैं दूसरा ग्राफ जिसमें हम y को दिखाएंगे क्वांटिटी ऑफ y और यहाँ दिखा देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय में प्राइस ऑफ y। तो चलिए बनाइए ग्राफ ज़रा। तो फर्स्ट ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगी, क्योंकि हमने 5 ही क्वांटिटी लिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया। अब ज़रा दूसरे कॉलम को पहले इसको मिलाइए, 1 और 6 यहाँ पे ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और ये होगा 6 आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट पे हमारे पास है 6, ये मिला दिया आपने इसको 6 को, एक कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास ये। दूसरा आपके पास है 5, ये 5 आ जाएगा 2 के ऊपर, ये हो गया आपका दूसरा कोऑर्डिनेट सेकंड। इसी तरीके से मिलाते जाइए आप थर्ड के ऊपर, इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी बाय पी एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कहाँ पे इसको इक्वलाइज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज की है कंज्यूमर ने, 4 क्वांटिटी। और ये कितना आपके पास है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू, ये है आपके पास 3। तो इसको मिला दीजिए आगे तक यूँ। तो ये 3 हो गया आपके पास और ये हो गया 2, ये हो जाएगा, इसको मिलाएं क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ है। तो ये 4 और ये 5, इस तरह से मिला दीजिए इसको। तो 1 पे कितना है 5, 2 पे कितना है 4 और 3 पे कितना था ये हमारे पास, ये 3। और 4 क्वांटिटी जब हमने इसकी परचेज की तो मार्जिनल यूटिलिटी थी आपके पास 2 और आगे 1, तो इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय में प्राइस ऑफ एक्स। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसको कई बार लैम्बडा से भी लिखा जाता है, ये एक सिंबल होता है ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं लैम्बडा। तो लैम्बडा के द्वारा भी हम इसको लिखते हैं। तो ये होगा इक्विलिब्रियम आपके पास, एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा वो 4 और वाई की कितनी करेगा 3। ठीक है, तो ये तो रहा आपके लेवल का सम सीमांत उपयोगिता का नियम। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, बार बार हम ये बात करते हैं कि ये कंडीशन होती है या फिर ये कंडीशन होती है या फिर हमने इसको ग्राफ में दिखाइए। आखिर ये जो शर्त है उपभोक्ता के संतुलन की आई कहाँ से है, ये इसका डेरिवेशन कहाँ से किया हमने। तो थोड़ा सा हल्का सा हम मैथ का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, हल्का सा प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमने x की 4 क्वांटिटी परचेज की है और y की हमने 3 क्वांटिटी परचेज की है। तो चलिए बात करते हैं इसके कंडीशन के डेरिवेशन की। ठीक है, तो डेरिवेशन कहाँ से आता है, ये हमारे पास है यूटिलिटी, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं, एक x है हमारे पास और एक y वस्तु है। इसको मैंने लिख दिया यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे
ये हो गया आपके पास फंक्शन का सिंबल एफ, और क्योंकि कंज्यूमर का बजट दिया गया है एम, यानी कि टोटल मनी हमारे पास है, और इसको ऐसे लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई। तो चलिए दिखाते हैं कैसे। ये हो गया हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन। बजट हमारे पास ये है। कंज्यूमर का जो मेन पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, यूटिलिटी यानी कि वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता और खर्च की राशि के अंतर को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना, या यूँ कहें कि हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। तो कैसे मैक्सिमाइज करेगा इसको, ये यूटिलिटी होगी आपके पास, इसमें से माइनस कर देते हैं बजट। बजट क्या है हमारे पास, ये एक्सपेंडिचर, इस वस्तुओं के ऊपर किए गए खर्च, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, ये हो गया कॉस्ट आपके पास, और ये हो जाता है आपके पास बेनिफिट। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है ये सारा। तो कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, एक्स वस्तु की कीमत कितनी दी गई थी, 3 रुपीज़ ये थी, ये होगी इसकी क्वांटिटी, और क्योंकि माइनस हमने इसमें से किया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 4 प्राइस दी गई थी वाई की, और ये होगी वाई की क्वांटिटी, इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसको परिवर्तित करते हैं, कब, या तो इसमें परिवर्तन हो, एक्स में परिवर्तन हो, या फिर वाई में परिवर्तन हो, तो उसको क्या लिखा था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, डी यू बाई डी क्यू, या आपने इसको ऐसे लिखा था डेल्टा टी यू बाई में डेल्टा क्यू, यानी कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने से उसकी उपयोगिता में परिवर्तन, और उसको क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो जब हम यहाँ पर इसमें परिवर्तन करेंगे, इस पूरे फंक्शन में हम चेंज करेंगे, अभी रुक जाइए, इसमें जब हम इसमें चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको हम क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है, जिसके पास मैथ है +2 के अंदर वो इसको समझ सकता है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कर्ल यू बाई कर्ल एक्स। एक्स में चेंज से वाई में, इसमें यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इसी प्रकार जब आप इसका चेंज करते हो यूटिलिटी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अभी हम इसका कंस्ट्रेंट लेके मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं इसका, उसको हम आगे लेवल 2 में पढ़ेंगे, जब आप ग्रेजुएशन में हो जाओगे, या हम लेवल 2 जब आप लेक्चर देखोगे तो उसमें पढ़ेंगे आप इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्या किया हमने, इसमें चेंज किया है, कब, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, ये सिंबल होता है, सिंबल किस चीज़ का, जैसे ये डेल्टा डी का सिंबल होता है, उसी तरह से ये भी, ये पार्शियल में यूज करते हैं, इसको कर लिखते हैं, कई लोग इसको करली भी बोलते हैं, करली या कर्ल। तो ये हो गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएट। अब इसका भी डिफरेंशिएट करना है आपने। डिफरेंशिएट जब हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी पावर अगर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इस पूरे का डेरिवेटिव अब मैं करूँगा सीधा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हमने किया, इसको लिख दिया हमने इसके बराबर, या इसको लिखा आपने इसके बराबर। ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, राइट। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका 1 हो गया, तो क्या बचा आपके पास, -3, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे का डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड में करेंगे हम, तो इसको हमने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये हो गया आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। अब क्योंकि इसमें वाई कहीं नहीं है, तो वाई में चेंज होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे -4। ये चीज़ बच गई हमारे पास। अब इसको आप ज़रा इक्वलाइज कर लीजिए। जब हम इसको इक्वल करते हैं दोनों चीज़ों को, तो ये हो गया आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है = 0 जब आप किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास
इज इक्वल टू 3 और ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू हमने कर दिया इसको। अब इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिए, सॉरी इसको डिवाइड कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड किया तो आपने, हमारे पास चीज़ आ गई ये, एक ये हो गया आपके पास और एक हो गया आपके पास ये। अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, इक्वल का मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को सीमांत उपयोगिता कहाँ गई हमारी, ये रही, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, आपके पास 4 आएगा ये। तो ये बनेगी आपके पास कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये। अब हमने कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की है उसका भी ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए। 3 और 4 क्यों आया, मैथमेटिकल कैसे आएगा ये। हमारे पास है यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया क्योंकि 2 क्वांटिटी हमारे पास हैं, एक x है और एक y, इस तरह से हमने इसको लिखा है यूँ। और हमारे पास है बजट, बजट क्या है m, यानी कि इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 3, ये क्वांटिटी ऑफ x और प्लस ये 4 इसकी प्राइस है और ये हो जाएगी इसकी क्वांटिटी ऑफ y। ये हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, उसमें देख लीजिए ज़रा, उसमें से हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है इसको। तो मैक्सिमाइज़ किस तरीके से करते हैं, पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, इसको, ये फंक्शन हो गया आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब आप लिखिए इस फंक्शन को, इसको क्या कीजिए, क्योंकि टोटल इनकम और ये टोटल एक्सपेंडिचर आपका, हमने क्योंकि सारे के सारा खर्च करना है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आप लगा दीजिए इसमें से प्लस का साइन, ये हो जाएगा 24 माइनस 3x माइनस 4y। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसमें से देखिए इसको माइनस किया है, इस बजट को, इस एक्सपेंडिचर को इस इनकम में से जब आपने माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। तो इसको हमने ऐसे लिखा है 24 माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। अगर मैं इसको दोनों साइड किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है हमारे पास लैम्बडा, इधर से भी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास यूँ का यूँ रहेगा, इधर से ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको लैम्बडा से। ठीक है, अब ज़रा इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया आपके पास फंक्शन z, तो zx यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर क्या आएगा इसमें से, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यूटिलिटी फंक्शन का तो ये आएगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा y क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये लैम्बडा बचा आपके पास, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, y इज इक्वल टू 0 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -3 और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है मैक्सिमाइजेशन की, इज इक्वल टू 0। अब चलिए आगे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x, क्योंकि y का 1 हो गया, ये x हमारे पास है, तो यहाँ से और इस तरह से यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये बचा -4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। थर्ड डेरिवेटिव कर देते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, जब इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई है तो एज इट इज़। तो लिखिए इसको ज़रा, 24 माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को, ये आपके पास फर्स्ट होगी और ये आपके पास सेकंड होगी और ये होगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। इसमें से यहाँ इसको इक्वेट कीजिए और एक दूसरे को डिवाइड कीजिए। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे, यहाँ से इज इक्वल टू 0 इधर लेंगे इसको, ये प्लस का 3 लैम्बडा, ये 4 लैम्बडा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास
वाई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा और ये हो गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्बडा। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में इस तरह से, ये लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपके पास y बाई एक्स इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x। अब ज़रा इस वैल्यूज़ को इसमें रख दीजिए, इस इक्वेशन में थर्ड में पुट करेंगे इसको, यहाँ पुट करेंगे इसको, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आपके पास 24 माइनस 3x, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 3x, तो ये हो गया आपके पास माइनस के 6x, 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 और 24 इज इक्वल टू 6x और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4 कैसे आया, यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ के डिवाइड हो जाती है, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 4 और x की वैल्यू अगर आप इसमें रख देते हैं तो आपके पास आ जाएगी y की, यहाँ पे 4 रखी x की वैल्यू यहाँ पे इधर लेके जाइए इसको, तो 4 यहाँ रखेंगे, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई ये हो गया 4 इज इक्वल टू है 4y, ये हो गया आपके पास 12, इधर ले आइए इसको, ये हो जाएगा 4 से 4 कट गया, y इज इक्वल टू हो गया आपके पास इज इक्वल टू 3। तो यही तो निकाला था हमने, x की कितनी है 4 क्वांटिटी परचेज करेंगे और y का कितना करेंगे 3। तरीके से हमने x और y की दोनों की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे x की कितनी आई 4 और y की कितना हुआ 3। अब ये जो कंडीशन हमने लिखी है, मान लीजिए कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये तो मैथमेटिक्स था सारा, किसी बच्चे के पास अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो वो इसको सारे को, इस सारे पोर्शन को वो छोड़ सकता है, ये जो कंप्लीट जो मैंने अभी किया है इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसके पास मैथमेटिक्स है +2 के अंदर, उसको करना चाहिए, इसको हर हालत में करना चाहिए, क्योंकि आगे बड़ी क्लासों में ये बहुत काम आने वाला है आपके पास। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये कंडीशन अगर हमारी पूरी नहीं होती तो कंज्यूमर किस प्रकार का बिहेव करेगा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा एक बार, इसको रब कर देता हूँ मैं मैथमेटिक्स पोर्शन को यहाँ से। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई py, सॉरी y। ये कंडीशन हमारे पास है, यानी कि इसका जो अनुपात है वो इससे ज़्यादा है। क्या करेंगे हम, यानी कि इससे जो बेनिफिट होता है अतिरिक्त रुपया खर्च करने से वो ज़्यादा है बजाय y के ऊपर खर्च करने के, तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्वांटिटी ऑफ x को इंक्रीज करेगा, यानी कि इसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे, और जब इसकी मात्रा को हम इंक्रीज करेंगे x की मात्रा, तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि घट जाएगी। हमें पता है कि अतिरिक्त इकाई का जैसे कंजम्पशन करेंगे तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, तो ये कम हो जाएगी, तो ये जब कम हो जाएगी तो इसके बराबर आने की टेंडेंसी होगी इसकी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने y वस्तु के स्थान पे x वस्तु का कंजम्पशन बढ़ा दिया, यानी कि x वस्तु का कंजम्पशन हमने अब ज़्यादा किया है। ज़्यादा करने का मतलब इसका कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया है। तो जब हम एक दूसरे के साथ इसका सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो कई बार इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन का नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम को कई बार प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, और इस नियम की इतनी रेलिवेंस है इस सारे नियम की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, कि रॉबिन्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये अर्थशास्त्र का नियम है, यानी कि हर क्षेत्र में लागू होता है ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इस नियम के करने के बाद अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व के डेरिवेशन की। क्या हम डिमांड कर्व का डेरिवेशन कर सकते हैं इसके द्वारा? यस, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए डिमांड वक्र बनाते हैं इससे। अब डिमांड वक्र जो बनेगा वो एक ही वस्तु का बनेगा, यानी यहाँ बना लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ बनाइए आप इसमें। तो ये हो गया हमारे पास, इसको अलग से बना देते हैं यहाँ पे। ये होगी क्वांटिटी 1, ये हो गया आपके पास 2,
ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम में है? जब उसकी प्राइस है दी गई, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, ये पी एक्स यहाँ पे लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स कितना जूम किया था हमने? ये 3, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 जूम किया है इसमें, और ये 3 के ऊपर इक्विलिब्रियम था इसका 4 क्वांटिटी के ऊपर। ये पॉइंट है हमारे पास। अब मान लीजिए कि कीमत बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये पहले 3 थी आपके पास, 3 से बढ़ के ये हो जाती है 4। जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा जी? देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब ये कीमत इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से, ये इंक्रीज होगी, तो ये रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पहले से। ये रेशो हमारी कम हो जाएगी। तो इस रेशो के कम होने का मतलब क्या है कि ये अनुपात जो है ना, ये इससे आपका कम हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता से कम, यानी कि उसी क्वांटिटी के ऊपर ये अनुपात आपका कम होगा। कम कैसे होगा? ये जो वक्र है हमारा, ये खिसक के नीचे की तरफ इधर आ जाएगा। जब आप पॉइंटों को मिलाओगे, इनको प्राइस को चेंज करके, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, कुछ यूँ। दूसरा कलर लगा लेते इसको। ये बनेगा आपके पास इस तरीके से, यूँ चेंज हो जाएगा ये। और प्राइस चेंज जब आपने की इसमें, तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था और अब आपका इक्विलिब्रियम आ गया इस, क्योंकि ये जो कर्व है ना, इसको यहाँ पे काटेगा, इस पॉइंट के ऊपर, ये 3 के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी कितनी हो गई आपके पास? ये 3। प्राइस कितना हमने किया इंक्रीज? ये प्राइस हमने इसका इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए हमने 4 रुपीज़ कर दिया इसको, तो ये हो गया आपके पास डिमांड कर्व। इस पॉइंट को इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास डिमांड कर्व। अगर प्राइस कम हो जाती है तो इसकी विपरीत परिस्थिति हो जाएगी। ये वाला जो कर्व है शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे पैरेलल जाएगा ये इस तरह से, और जहाँ भी इसको ये कट करेगा इधर, तो ये यहाँ पे मिला दीजिए इसको, वहीं पर आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइस में कमी है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस, ये मैंने 1 डाल देता हूँ इस पर। ये प्राइस जो x1 है ये लेस देन है प्राइस ऑफ x से, पहले वाली से। ठीक है, तो कम होगी तो ऊपर जाएगा, और प्राइस बढ़ जाती है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये यानी कि प्राइस जब आपकी इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी हमने डिक्रीज कर दिया था, कहाँ से थे, यहाँ पे, इधर से। और जब प्राइस आपने डिक्रीज किया है इसमें, यानी कि शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इधर इस साइड में, इस पॉइंट के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये है आपका डिमांड कर्व। तो ये था आपका नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ और, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो। थैंक यू।